Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 8. Dear students, today we are going to talk about the government influence on exchange rates. अच्छा आप सोच रहे होंगे कि what is the government influence on the exchange rates? Basically किसी भी country की economic and financial condition को के ऊपर government का बहुत बड़ा influence होता है. Government always intervene to set up certain policies which are very detrimental for the financial and the economic health of a country. तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट पे कितना है, कैसा है. टुडेज टॉपिक इज़ रिलेटेड विद दैट और हम इसमें डिफरेंट टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स पढ़ेंगे, राइट. और फिर हम उसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि व्हाट आर दोज, कौन कौन से कंट्रीज़ में कौन कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम्स. तो आज के हमारा टॉपिक जो है उसका ये आज के हमारे लेक्चर का ये एजेंडा. अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको कुछ स्टोरीज एंड कुछ सर्टेन केस स्टडीज पढ़ के रीड आउट करके दूंगी बुक से, विच यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट एंड यू कैन सजेस्ट मी आंसर्स एंड वी कैन डिस्कस. ठीक है ना. तो आपने मुझे बताना आज, राइट. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स. The chapter objectives are different to describe the exchange rate system used by the various governments. Different type की जो governments हैं all over the world. What are the different type of exchange rate systems that are in use? कौन कौन से systems use हो रहे हैं. पहले हम systems भी आपको बताएंगे कौन कौन से systems exist करते हैं और फिर साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी governments जो हैं वो कौन कौन से systems adopt किए हुए हैं. To explain how governments can use direct and indirect intervention to influence exchange rates. अच्छा, हम इसके अलावा ये भी स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस किस तरह से है. आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट इंटरवेंशन और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ इनडायरेक्ट इंटरवेंशन. डायरेक्ट इंटरवेंशन से मतलब यह है कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन से मतलब यह है कि सम हाउ एट सर्टेन स्टेप एट अ सर्टेन लूप जब प्रॉब्लम राइज होती है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है टू सेट अप दोज एक्सचेंज रेट्स. स्टूडेंट्स, एक्सचेंज रेट का किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हेल्थ से बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है और हम एक्सचेंज रेट से डिटरमिन करते हैं कि इसकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? व्हाट अबाउट द यूएस करेंसी? अगर हम यूएस की करेंसी डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर की का जो एक्सचेंज रेट है वो हमारे साथ कैसा है और फिर हम उस एक्सचेंज रेट से क्या डिपिक्ट करते हैं अबाउट द कंट्रीज हेल्थ. और हमारे आज के जो लेक्चर का एजेंडा है वो ये है कि एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, राइट. Then to explain how government interventions in the foreign exchange market can affect the economic conditions. तो फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि how these governmental interventions in the foreign exchange market can affect the economic conditions of a country. Okay, exchange rate systems क्या होते हैं? Exchange rate systems can be classified according to the degree to which the rates are controlled by the government. अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात याद रखने वाली है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज रेट्स को कंट्रोल ज़रूर करेगी किसी न किसी हद तक, किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी डिग्री से. लाइक कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे, कुछ एक्सचेंज रेट सिस्टम ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट का रोल या इन्फ्लुएंस ज़्यादा है. ऑन द अदर हैंड देयर विल बी सर्टेन एक्सचेंज रेट्स जिसमें गवर्नमेंट का रोल या उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन थोड़ी सी कम है. तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री टू विच लेवल द एक्सचेंज रेट सिस्टम्स are going to be affected or influenced by the government, we have classified it into different types of systems. Number one is fixed. These are the categories. Fixed exchange rate system, इसको आप कहेंगे fixed exchange rate system. Number two is freely floating exchange rate system. Number two is freely floating exchange rate system. Number three is managed float exchange rate system. Number four is pegged exchange rate system. तो students, जो exchange rate systems हैं they can be classified according to the degree to which the rates are controlled by the government and these are the four categories. अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने exchange rate systems prevail करते हैं तो your answer must be 4, right? Fixed,
freely floating, managed float and pegged. Now we are going to study the different types. ये जो सब different types मैंने आपको बताई हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके advantages and disadvantages भी, and few examples which I am going to quote it from your book. Fixed exchange rate system. अब fixed exchange rate system क्या होता है? Rates are held constant or allowed to fluctuate within very narrow bands only. अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड. फिक्स्ड का मतलब है कि रेट्स दे आर गोइंग टू बी हेल्ड कांस्टेंट. हम उनको कांस्टेंट रखेंगे या फिर हम उनको अलाउ करेंगे टू फ्लक्चुएट अमंग नैरो बैंड्स. नैरो बैंड्स का मतलब ये है कि हम लिमिट सेट कर देंगे. लाइक जैसे अगर मैं रुपी की करेंसी की बात करूं तो हमने ये सेट कर दिया फॉर एग्जांपल कि ये अगेंस्ट डॉलर जो है इट कैन गो बिटवीन 100 एंड 105 फॉर एग्जांपल, यानी 100 से लेके 105 के दरमियान में कहीं पे ये इस एक्सचेंज रेट को रहना चाहिए. और अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हम उसका कोई तरीका निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने उसको किस तरह से सेट करना है एंड हाउ डज द गवर्नमेंट इंटरवीन्स. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता ही है कि आपको द रेट्स आर हेल्ड कांस्टेंट एंड दे आर अलाउड टू फ्लक्चुएट विद इन दोज नैरो बैंड्स, और उन दो नैरो बैंड्स के दरमियान में आप उसको एक्सरसाइज करते हो. एग्जाम्पल है ब्रेटन वुड्स इरा एंड द स्मिथसोनियन एग्रीमेंट इन 1971. अच्छा, ब्रेटन वुड इरा जैसे कि स्टूडेंट्स हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था व्हाइल वी वर डूइंग द एवोल्यूशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. और ये जो है ये पोस्ट वार सेकेंड वर्ल्ड वार का इरा था 1944 से 1971 तक, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक एंड IMF भी ओरिजिनेट हुए. और उसके बाद जो इसी किस्म का जो एक और एग्रीमेंट था दैट वाज द स्मिथसोनियन एग्रीमेंट. और इसमें ये हुआ था कि ये भी बिल्कुल इसी तरह का देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन विच द वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे पार्टिसिपेटेड एंड दे आल्सो टॉक्ड अबाउट द एक्सचेंज रेट्स, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि किसी एक पर्टिकुलर लिमिट के दरमियान में जहाँ पे रह के कंट्रीज एक्सरसाइज कर सकें. राइट तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम इसको एक स्पेसिफिक परसेंटेज दैट इज लेट्स से 2.25% तक हम उसको एक्सरसाइज कर सकेंगे. अच्छा जी, MNCs नो द फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स. अच्छा, अब इंटरनेशनल ट्रेड को क्या फायदा होने जा रहा है? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ दिस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. MNCs को ये फायदा होता है कि दे नो अबाउट द फ्यूचर एक्सचेंज रेट. फिक्स्ड का मतलब यह है कि हमने फिक्स कर दिया और हमने ये भी बता दिया कि विद इन दीज नैरो बैंड्स वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज, और अगर इसके बाद कहीं चेंज आती है तो देन द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन. अब MNCs को क्या फायदा होता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बेसिकली हम ऑल ऑफ अस एज एन इन्वेस्टर आर रिस्क अवॉइडर्स. हम रिस्क को ये चाहते हैं कि हम रिस्क एवर्स होते हैं. हम चाहते हैं कि हमें जब भी हम रिस्क लें तो हमें हायर रिटर्न मिले, तो हम सर्टेनिटी चाहते होते हैं एज एन इन्वेस्टर. MNCs भी इसी तरह से सर्टेनिटी चाहते हैं. दे वांट टू अवॉइड द अनसर्टेनिटीज. तो फिक्स्ड में का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि यू नो अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सचेंज रेट. अच्छा, मजे की बात यह कि जब पता हो कि एक्सचेंज रेट इतना है तो देन यू नो अबाउट द फ्यूचर एक्सचेंज रेट, तो आपको कोई परेशानी नहीं है. आपको पता है कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट ये होगा, और या फिर ये कि मैक्सिमम ये हो सकता है, जो आपको नैरो बैंड्स पता है कि इन लिमिट्स के दरमियान में एक्सचेंज रेट होगा, उसके अलावा नहीं होगा. तो MNCs कैन ईजिली डू with the safe hand the transactions, the international transactions, and they are much more comfortable and confident कि उनकी ट्रेड को कि आउटफ्लो को कोई एक्सचेंज रेट से कोई हैजर्ड नहीं पहुंचने वाला या कोई नुकसान नहीं होने वाला, बिकॉज द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड. देखिए, एक्सचेंज रेट अगर हो ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग पैटर्न वाला तो देन देयर इज़ अ रिस्क. लेकिन अगर एक्सचेंज रेट पहले से ही फिक्स्ड है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा आप ये कह लें कि इतनी ज़्यादा फियर की बात नहीं है कि दैट इट इज़ गोइंग टू बी नॉट रियली सरप्राइजिंग फॉर द इन्वेस्टर्स. तो MNCs नो द फ्यूचर एक्सचेंज रेट. MNCs को सबसे बड़ा फायदा होता है अबाउट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दैट इज दे नो अबाउट द फ्यूचर एक्सचेंज रेट. ठीक है ना. तो हमने जो प्रीवियस क्लास में करेंसी डेरिवेटिव्स पढ़े थे और सब चीजें, वो हमने एक्सचेंज रेट को ही हेज करने के लिए पढ़े थे. अगर आपको याद हो, करेंसी डेरिवेटिव्स हमने जो 6 और 7 लेक्चर में पढ़े हैं, दे वर अबाउट द दिस हेजिंग एक्सचेंज रेट. और हेजिंग से मतलब ये था कि वी वांटेड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द एडवर्स मूवमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट.
तो बेसिकली अगर फिक्स्ड होगा तो देन वी डोंट नीड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ हेजिंग प्रैक्टिसेस और बाय यूजिंग द करेंसी डेरिवेटिव्स एटसेट्रा। तो इस तरह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क और उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन। गवर्नमेंट्स कैन रीवैल्यू देयर करेंसीज। अच्छा, रीवैल्यू का मतलब ये होता है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी। डी वैल्यू का मतलब होता है टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द करेंसी। डी वैल्यू एंड रीवैल्यू, जब भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी करेंसी की वैल्यू को इनहांस करती है, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन, दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स जो कि एक्सचेंज रेट के साथ कॉमन है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट्स अपनी करेंसी की वैल्यू को एनहांस करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल करती हैं उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन, और करेंसी की वैल्यू को कम करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं devaluation. So whenever the government is going to decrease the value of its currency, that is called the devaluation, right? Each country is also vulnerable to the economic conditions in other countries. अच्छा स्टूडेंट्स, ये बड़ी सरप्राइजिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि each country is also vulnerable. Vulnerable का मतलब है the exposed to change, or you can say they are sensitive. Vulnerable means sensitive. Each country is also vulnerable to the economic conditions in other countries. यानी हर कंट्री जो है वो सेंसिटिव है टू द इकोनॉमिक कंडीशंस इन अदर कंट्रीज। कैसे? आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से फर्क पड़ना चाहिए। हाउ डू वी गेट टू बी अफेक्टेड बाय द और बीइंग सेंसिटिव बाय द अदर कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशंस? कैन यू सजेस्ट एन एग्जांपल? देखिए स्टूडेंट्स, आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है। सारी कंट्रीज जो हैं इंटरनेशनली दे आर नेटवर्क्ड एंड दे आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो क्राइसिस को तो एक लिमिट तक या एक दो कंट्रीज तक रहना चाहिए था, लेकिन दैट क्राइसिस हैज बेसिकली बीन एक्सपीरियंस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन द एशियन कंट्रीज, और हमारे मुल्क में भी दैट इफेक्ट वाज बीइंग being experienced in 2009-10। थोड़ा सा पोस्ट आया था, लेकिन यह कि उसके इफेक्ट्स हमारे मुल्क में भी आए थे। अच्छा, उसकी रीजन क्या होती है स्टूडेंट्स? उसका रीजन ये होता है कि हम जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं। अब उस ट्रेड में दे आर डिपेंडिंग ऑन द रिसीवेबल्स एंड ऑल्सो फॉर द पेएबल्स एक दूसरे के साथ। जब एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट होती है, उनके एक्सचेंज रेट इफेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली आप, क्योंकि उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो आपके भी रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स के ऊपर डायरेक्टली उसका इफेक्ट आएगा। सो जब एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है, एक कंट्री का एक्सचेंज रेट चेंज होता है, तो उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी आता है, दूसरे कंट्री के भी ट्रांजेक्शन्स पे आता है। इज दैट क्लियर? और इवन स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि नॉट ओनली द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इवन द लोकल बिजनेसेस, दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय दीज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। कैसे? क्योंकि देखें, लोकल बिजनेस भी अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं कर सकता। आजकल वो दौर नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेट करके एक जगह के ऊपर अपना बिजनेस करें एंड यू आर नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हर चीज जो है वो इतनी इंटरलिंक्ड है, इतनी इंटरकनेक्टेड है कि यू कैन नॉट लिटरली लिव आइसोलेटली। ठीक है ना? जैसे स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये एक हाथ है, ठीक है ना? इस हाथ में अगर किसी एक उंगली में दर्द होता है तो वी आर गोइंग टू फील द पेन इन द होल हैंड, हमें पूरे हाथ में दर्द होता है। या अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी उंगलियां हैं, इनका जो ताल्लुक है वो इस हथेली के साथ है, ठीक है ना? इस हथेली का ताल्लुक जो है वो इन सब उंगलियों के साथ है, तो पूरे हाथ में दर्द होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप इस पूरी वर्ड को एज अ बिजनेस पार्टनर समझें कि ये डिफरेंट कंट्रीज हैं। जब एक कंट्री की किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन में एक्सचेंज रेट में फर्क आता है तो उसका जो शॉक है, जिसको हम सिमेट्रिक शॉक कहते हैं, एसिमेट्रिक शॉक कहते हैं, दैट इज गोइंग टू बी फेल्ट ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज।
तो स्टूडेंट्स ये बात है. सो ईच कंट्री इज ऑल्सो वर्नरेबल टू दी इकोनॉमिक कंडीशन इन दी अदर कंट्रीज. ठीक है ना. तो हर कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन से इफेक्ट होता है. मैंने आपको एग्जांपल दी यहाँ पे, लाइव एग्जांपल 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस विच यू कैन लिंक अप कि हाउ दी ईच कंट्री इज वर्नरेबल टू दी इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दी अदर कंट्रीज. अच्छा जी. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन मैं आपको एक दो और एडवांटेजेस बता दूं. एक एग्जांपल आपको मैं दे दूं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की एडवांटेजेस की. व्हेन जनरल मोटर्स इंपोर्टेड मटेरियल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड एरा, इट कुड एंटिसिपेट द अमाउंट ऑफ डॉलर्स इट वुड नीड टू पे फॉर द इंपोर्ट्स. ठीक है ना. फिक्स्ड का एडवांटेज मैं आपको बता रही हूँ कि व्हेन जनरल मोटर्स ने इंपोर्ट किया मटेरियल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड एरा. ब्रेटन वुड एरा कौन सा था? 1944 से 1971 तक का. इट कुड एंटिसिपेट द अमाउंट ऑफ डॉलर्स इट वुड नीड टू पे फॉर द इंपोर्ट्स. यानी उसको श्योरिटी थी कि फिक्स्ड सिस्टम के ऊपर हमें यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वी नो द रेट. ठीक है ना. तो वो इंपोर्ट्स के लिए उसको कितना बिल पे करना है वो उसके बारे में क्वाइट श्योर है. When the dollar was devalued in 1970, जब डॉलर devalue हुआ 1970s में, तो however GM needed more dollars to purchase the imports. तो जब 1970s में जो डॉलर है वो devalue हुआ तो GM को जरूरत पड़ी more dollars to purchase the imports. अपनी imports को purchase करने के लिए ज्यादा amount of जो है वो पे करना पड़ा. अच्छा, one of the disadvantage of fixed exchange rate system is that there is still risk that the government will alter the value of the specific currency. अच्छा, फिक्स्ड के अंदर भी एक डिसएडवांटेज या एक रिस्क ये जरूर है कि गवर्नमेंट में इंटरवीन टू रीवैल्यू द करेंसी. रीवैल्यूएशन का मतलब यह है कि उसको डीवैल्यू करना या उसको रीवैल्यू करना. Although an MNC is not exposed to the continual movement in an exchange rate, it does face the possibility that its government will devalue or revalue its currency. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स एक जो चीज है वो फॉर श्योर है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में भी ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल एक साइड पे होकर बैठ जाएगी और एक दफा सेट करके. दे कैन इंटरवीन. जैसे कि मैंने अभी आपको जीएम मोटर्स की एग्जांपल दी है. दे कैन इंटरवीन. जैसे 1970s में जब डीवैल्यू हुई करेंसी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था ब्रेटन वुड्स का, फिर भी तो पॉसिबिलिटी हमेशा ये होगी कि गवर्नमेंट में इंटरवीन एट एनी टाइम टू रीवैल्यू दी करेंसी. रीवैल्यू मींस आइदर devaluation or revaluation. And the second disadvantage is that from a macro viewpoint, a fixed exchange rate system may make each country more vulnerable to the economic conditions in the other countries. यानी एक कंट्री का इफेक्ट जो है ट्रेड का उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो दूसरे कंट्री का भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, एक आपको और इंटरेस्टिंग एग्जांपल सुनाती हूँ. Assume that there are only two countries in the world. आप ये समझे थोड़ी देर के लिए कि दुनिया में से दो कंट्रीज हैं, एक यूएस और एक यूके. Also assume कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो प्रिवेल करता है एंड दीज कंट्रीज ट्रेड फ्रीक्वेंटली विद ईच अदर. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहे हैं. इफ द यूनाइटेड स्टेट एक्सपीरियंस अ मच हायर इन्फ्लेशन रेट देन यूके. अगर यूएस में इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाए तो क्या होगा? यूएस कंज्यूमर्स शुड बाय मोर गुड्स फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम. अगर उनके अपने मुल्क में इन्फ्लेशन रेट हाई है तो फिर वो ज्यादा परचेजेस करेंगे यूके से. एंड ब्रिटिश कंज्यूमर्स शुड रिड्यूस देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस गुड्स. और यूके की गवर्नमेंट में चूंकि इन्फ्लेशन कम है तो वो अपने जितनी भी इंपोर्ट्स हैं वो यूएस से कंपैरेटिवली कम करनी शुरू कर देंगे. यानी जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट हाई होता है वहां से इंपोर्ट्स कम की जाती हैं. ठीक है ना. तो यूएस में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा था तो इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने वहां से जो इंपोर्ट्स हैं अपनी कम कर दी. अच्छा, क्योंकि हाई प्राइसेस हो जाएंगी. दिस रिएक्शन वुड फोर्स यूएस प्रोडक्शन डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अप. इसका मतलब ये हुआ कि यूएस में जाहिर डिमांड नहीं रही प्रोडक्ट की तो प्रोडक्शन नीचे आ जाएगी और अगर प्रोडक्शन नीचे आएगी तो जाहिर फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की जरूरत नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनहेंस हो जाएगा. इट कुड कॉज हायर इन्फ्लेशन इन दी UK due to the excessive demand of British goods relative to the supply of the British goods produced. अब देखें यूएस में तो इन्फ्लेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आया कि प्रोडक्शन भी वहां से इंपोर्ट्स कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी.
जब वहां से चीजें नहीं मिल रही, लोगों ने तो कहीं से परचेज करनी ही करनी है। अब यूएस के जो कंज्यूमर्स हैं वो यूके पे आ जाएंगे। ज़ाहिर अगर आपको एक जगह से चीज नहीं मिल रही तो लोगों ने तो अपनी नीड्स को पूरा करना है, वो यूके से ज्यादा चीजें परचेज करना शुरू कर देंगे। अब फिर क्या होगा कि इट वुड कॉज हायर इन्फ्लेशन इन द यूके ड्यू टू द एक्सेसिव डिमांड ऑफ द फॉर ब्रिटिश गुड्स रिलेटिव टू द सप्लाई ऑफ द ब्रिटिश गुड प्रोड्यूस्ड। अब वो जितनी सप्लाई करते थे उसके मुकाबले में डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी। थस द हाई इन्फ्लेशन इन द यूएस कुड कॉज हाई इन्फ्लेशन इन द यूके। इसका मतलब हुआ कि अगर यूके के अंदर हाई इन्फ्लेशन है तो फिर यूएस के अंदर अगर हाई इन्फ्लेशन थी तो उसने यूके को भी इफेक्ट किया उसी तरह से, और यूके में भी हाई इन्फ्लेशन होगी। समझ आ रहा है ना? मतलब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि हर कंट्री जो है वो वल्नरेबल है या दैट कैन बी इफेक्टेड बाय द अदर कंट्रीज इकोनॉमी, ये उस चीज के लिए को रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी अगर यूके के अंदर यूएस के अंदर अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो इवेंचुअली उसने इसको इस तरह से इफेक्ट किया कि यूके के अंदर भी इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया। Thus, the high inflation in the US could cause high inflation in the UK. In the mid and late 1960s, the US experienced relatively high inflation and was accused of exporting that inflation to the some European countries. तो US में जब हाई इन्फ्लेशन हुआ तो वही इन्फ्लेशन जो है वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसफर हो गया। Alternatively, a high unemployment rate in the US will cause a reduction in the US income and decline in the US purchases of the British goods. Unemployment की वजह से फिर और बहुत सारी problems हैं। Consequently, productivity in the UK में decrease and unemployment में rise. आप देखें एक कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट हाई थी और आप देखें कि उसके इफेक्ट्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी पे किस तरह से आए हैं। सो ईच कंट्री इज गोइंग टू बी वल्नरेबल एज कम्पेयर टू when they are the trading partners. और ये एग्जांपल मैंने आपको जो कोट किया that was related only with the imports and export system. सिर्फ import और exports हम कर रहे थे goods and services की, और हमने ये देखा था कि there was the fixed exchange rate system, और एक मुल्क में अगर इन्फ्लेशन हाई हुई तो साथ ही उसमें का ये हुआ कि दूसरे कंट्री के भी साथ ही इन्फ्लेशन हाई होगी। अच्छा जी, नाउ वी कम टू द सेकंड टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहला कौन सा था? दैट वाज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नंबर 2 इज फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। नंबर 3 इज मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड नंबर 4 इज पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे जी फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्रीली फ्लोटिंग, जैसे कि नाम से जाहिर है फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं कि मतलब इधर उधर चेंजेस आ रही हैं, ऊपर नीचे जा रहा है, और फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। अब क्या होता है इस सिस्टम के अंदर? रेट्स आर डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करती हैं एंड देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। ईच कंट्री इज मोर इंसुलेटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर कंट्रीज। देखें, अब जो एक कंट्री है वो दूसरे कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ज्यादा इफेक्ट हो सकती है, ज्यादा इंसुलेट हो सकती है, ज्यादा इफेक्ट हो सकती है, राइट? सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस जस्ट टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट्स आर नॉट नीडेड। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस जस्ट टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट्स आर नॉट नीडेड। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस की जरूरत नहीं होती। किसके अंदर? फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के अंदर। एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय द नीड टू मेंटेन एक्सचेंज रेट्स व्हेन सेटिंग न्यू पॉलिसीज। और गवर्नमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड नहीं होती या वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, और दे आर नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय द नीड टू मेंटेन एक्सचेंज रेट्स व्हेन सेटिंग न्यू पॉलिसीज। जब उन्होंने नई पॉलिसीज सेट करनी है तो दे आर नॉट रियली यू सी बॉदर्ड अबाउट दी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट सिस्टम and the governments they are not constrained. अब can you imagine कि how this can happen, और ये क्या होगा आपको मैं थोड़ा explain भी करूंगी और थोड़ी सी examples भी दूंगी इसकी। Less capital flow restrictions are needed, thus enhancing market efficiency. जो capital flow restrictions कम हो जाएंगी और market efficiency बढ़ जाएगी। MNC may need to devote substantial resources to managing their exposures to the exchange rate fluctuations. अच्छा, अपना जो एक्सपोजर है उसको करने के लिए, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के लिए अब एमएनसीज को खुद थोड़ा सा करना पड़ेगा या उनको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज द एक्सचेंज रेट आप यू आर नॉट सर्टेन अबाउट के वेयर एंड हाउ मच इट कैन गो अप एंड हाउ मच इट कैन गो डाउन।
तो आपने इन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स को मैनेज करना है। तो इंटरनेशनल ट्रेड को ये रिस्की लगेगा, क्योंकि फ्रीली फ्लोटिंग का मतलब ये होगा कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से हम उसको डिटरमिन करेंगे, एंड वी आर नॉट श्योर कि कितना हाई जाएगा या कितना लो जाएगा, तो उसके लिहाज से हमने उसको मैनेज करना है। The country that initially experienced economic problems such as high inflation, increase in unemployment may have its problems compound। जो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल अभी जो पढ़ी थी जिसमें हाई इन्फ्लेशन और इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी, फ्रीली फ्लोटिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, नाउ द एग्जांपल्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने आपको पढ़ के बताया स्लाइड में से। अच्छा जी, अब यहाँ देखिएगा, वी कंटिन्यू विद द प्रीवियस एग्जांपल, वही यूएस एंड यूके की एग्जांपल, in which there are only two countries but now assume a freely floating exchange rate system। previously हमने fixed exchange rate system को assume किया था, अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे freely floating exchange rate system था। If US experience high rate of inflation, the increased US demand for the British goods will place upward pressure on the value of the British pound। British pound की value पे upward pressure आएगा। As a second consequence of a high inflation, the reduced British demand for the US goods will result in a reduced supply of pounds for sale। तो supply of pounds बढ़ जाएगी और उसकी demand बढ़ जाएगी, which will also place upward pressure on the British pounds value। high inflation की वजह से भी और plus उसमें जो वहाँ पे है demand है products की, उसकी वजह से भी British पाउंड की जो वैल्यू है वो हाई हो जाएगी। अच्छा जी, इससे क्या होगा, द पाउंड विल अप्रिशिएट ड्यू टू दीज मार्केट फोर्सेस। अब इन फोर्सेस की वजह से जो पाउंड की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये अपवर्ड प्रेशर फील कर रहा था क्योंकि फ्रीली फ्लोटिंग था, हमने फिक्स नहीं किया हुआ था उसको फॉर अ सर्टेन लिमिट। अपवर्ड प्रेशर फील किया तो पाउंड जो है वो अप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट द डॉलर। ठीक है ना, और जबकि ये जो पाउंड है इट इज नॉट अलाउड टू अप्रिशिएट अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते। दिस अप्रिसिएशन विल मेक ब्रिटिश गुड्स मोर एक्सपेंसिव फॉर यूएस कस्टमर्स। अब ये जो अप्रिसिएशन हो जाती है पाउंड की, जब अप्रिसिएशन हो जाएगी तो यूएस के कस्टमर्स के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो उन चीज़ों को परचेज कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही जब डॉलर की कीमत पाक रुपीस के मुकाबले में बढ़ जाती है या अप्रिशिएट हो जाता है डॉलर, या पाक रुपी जो है वो डीवैल्यू हो जाता है, डिप्रिशिएट हो जाता है, तो क्या होता है, हमारे लिए इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाती हैं, हमें वो उनको परचेज करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ रुपीस की जरूरत होती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जब भी करेंसी हमारी डिप्रिशिएट होगी या यूएस की अप्रिशिएट होगी अगेंस्ट अस, तो क्या होगा, हमारे लिए इंपोर्टेड चीजें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल यही सिनेरियो इस केस में है जहाँ पे यूएस के कस्टमर को ब्रिटिश जो गुड्स हैं वो परचेज करनी मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि अब पाउंड जो है वो अप्रिशिएट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? रिपीट करूं? ओके, पाउंड जो है वो यूएस डॉलर के मुकाबले में अप्रिशिएट हो गया बिकॉज ऑफ द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज ऑफ द फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम दैट वाज प्रिवेलिंग। और उस सिस्टम के थ्रू क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन थी, हायर इन्फ्लेशन ने कॉज किया ब्रिटिश गुड्स की डिमांड को ज्यादा। जब ये डिमांड ज्यादा हुई तो इसने अपवर्ड प्रेशर क्रिएट किया ऑन द ब्रिटिश पाउंड, जिसकी वजह से ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट की थी। The higher prices will simply be due to the British pound appreciation, that is greater number of US dollars are required to buy the same number of pound as before। यानी पहले अगर 125 रुपए का पाउंड था तो अब 130 रुपए का हो गया। इसका मतलब है कि now you need more number of dollars to purchase the similar pounds। या कोई चीज खरीदने के लिए जो पहले 125 की थी अब वो 130 की हो गई। In the UK, the actual price of the goods as measured in the British pounds may be unchanged, even though US prices have increased। British consumers will continue to purchase US goods because they exchange their pounds for more US dollar। ठीक है ना? और दूसरा उसका एडवांटेज ये है कि फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कि कंट्री इज मोर इंसुलेटेड फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स इन दी अदर कंट्रीज। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस वाज अबाउट द फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैंने आपको एक ही एग्जांपल से फिक्स्ड वाला भी समझाया और फ्री फ्लोटिंग वाला भी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट
और ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर होंगी अगर आप उसको दोबारा से एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, एंड इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। फिक्स्ड के अंदर गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवीन, वेयर एज फ्रीली फ्लोटिंग के अंदर फ्री डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन द एक्सचेंज रेट। जैसे अभी हमने देखा कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन की वजह से किस तरह से इफेक्ट हुई हैं। नाउ द मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोट exchange rate system. Exchange rates are allowed to move freely on a daily basis and no official boundaries exist. अच्छा जी, मैनेज्ड में यह है कि exchange rates are allowed to move freely on a daily basis and no official boundaries exist. They are allowed to move freely जैसा कि free floating exchange rate system में था, and there are no official boundaries that exist जिस तरह के fixed में था. However, governments may intervene to prevent the rates from moving too much in a certain direction. लेकिन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है किसी हद तक कि वो उसको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाने देती. इट इज़ मोर लाइक अ फिक्स्ड की तरह से, लेकिन फिक्स्ड के अंदर नैरो बैंड्स बने हुए हैं और वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, जबकि मैनेज्ड के अंदर आप यहाँ देखें कि इट इज़ रिटन कि गवर्नमेंट्स में इंटरवीन टू प्रिवेंट द रेट्स फ्रॉम मूविंग टू मच इन अ सर्टेन डायरेक्शन. So, a government may manipulate its exchange rates such that its own country benefit at the expense of other countries. तो a government may manipulate its exchange rates. अब government managed के अंदर a government may manipulate its exchange rate such that its own country benefits at the expense of the other countries, ताकि उसके country को benefit हो. अब जैसे आप ये कह लें कि government जो है वो sometimes exports को बढ़ाने के लिए अपनी currency को डेप्रिशिएट करेगी, जैसे कि हमने जे कर्व इफेक्ट में पढ़ा था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको जे कर्व पढ़ाया था. तो जे कर्व में ये होता था कि जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती थी तो देयर वाज अ स्लाइट डिक्रीज इन दी जो डेफिसिट में, और उसके बाद फिर यह कि सरप्लस इंक्रीज होते जाता था. तो मैनेज्ड के अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट में इंटरवीन, गवर्नमेंटल पॉलिसीज के अंडर आप उसको कम या ज़्यादा करने के लिए यू मे इंटरवीन टू हेल्प आउट, और आप उसको चेंज करने के लिए यू कैन डू. और मैनेज्ड के अंदर गवर्नमेंट में इंटरवीन इन ऑर्डर टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. सो द मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट्स में इंटरवीन टू प्रिवेंट द रेट्स फ्रॉम मूविंग टू मच इन अ सर्टेन डायरेक्शन. नाउ द पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, packed exchange rate system. अच्छा, before we move on to the packed exchange rate system, we are going to see the criticism of a managed float system. आपके ख्याल में managed float system का क्या criticism है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था कि गवर्नमेंट जो है वो अपने बेनिफिट के लिए और sometime even at the expense of the other country they may intervene to affect the exchange rate system. अच्छा, मैनेज फ्लोट सिस्टम का एक क्रिटिसिज्म मैं आपको बताती हूँ. क्रिटिसिज्म ऑफ अ मैनेज फ्लोट सिस्टम. क्रिटिक्स सजेस्ट दैट मैनेज फ्लोट सिस्टम अलाउज अ गवर्नमेंट टू मैनिपुलेट एक्सचेंज रेट इन अ मैनर दैट कैन बेनिफिट्स इट्स ओन कंट्री एट द एक्सपेंस ऑफ अदर. फॉर एग्जांपल, अ गवर्नमेंट मे अटेम्प्ट टू वीकन इट्स करेंसी टू स्टिमुलेट अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी. आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें, उसको वीक करें, सो दैट इट कैन स्टिमुलेट दी स्टैग्नेंट इकोनॉमी. जो इकोनॉमी एक जगह के ऊपर स्टिल हो गई है, या जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है जो एक जगह पे रुक गई है, खराब हो रही है, हम उसको ठीक करने के लिए करते हैं. द इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम सच पॉलिसी मे रिफ्लेक्ट अ डिक्रीज्ड aggregate demand for products in the other countries as the weakened currency attracts foreign demand. Although this criticism is valid, it could apply as well to the fixed exchange rate system where governments have power to devalue its currency. अब ये जो criticism है ये अगर ठीक है तो it equally applies to the fixed exchange rate system जो कि हमने इससे पहले पढ़ा, जिसके अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट में intervene to devalue its currency. ठीक है. अच्छा जी, now the packed exchange rate system. Packed exchange rate system. The currency's value is pegged to a foreign currency or to some unit of account and thus moves in line with that currency or unit against other currencies. So the currency's value is pegged to a foreign currency or to some unit of account. या तो हम इसको किसी फॉरेन करेंसी से कर लेते हैं, जैसे हमने पैक्ड सिस्टम पढ़ा था कि डॉलर वाज पैक्ड टू द गोल्ड 35
1 आउंस ऑफ गोल्ड $35 के बराबर, और फिर बाकी सारी करेंसीज को हमने यूएस के अगेंस्ट पैक किया था। पैक का मतलब होता है अटैच करना या वैल्यू देना उसको किसी भी करेंसी के साथ या किसी भी यूनिट, सम यूनिट ऑफ अकाउंट के साथ। यूनिट ऑफ अकाउंट कैन बी सर्टेन मेटल, जैसे कि मैंने आपको गोल्ड की एग्जांपल दी, एंड थस मूव्स इन लाइन विद दैट करेंसी और यूनिट अगेंस्ट अदर करेंसीज। एग्जांपल, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्नेक arrangement in 1972, European monetary systems exchange rate mechanisms 1979, and Mexican pesos pegged to the US dollar in 1994. So these are the different examples of the pegged exchange rate system. Basically snake arrangement में क्या हुआ था कि इस अरेंजमेंट का हमने नाम स्नेक अरेंजमेंट रखा था। इसमें हुआ ये था कि अप्रैल 1972 के अंदर इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था कि देयर गोल वाज टू मेंटेन देयर करेंसीज विद इन एस्टेब्लिश लिमिट्स ऑफ ईच अदर, यानी इनकी जो करेंसीज की वैल्यू है वो विद इन एस्टेब्लिश लिमिट्स के दरमियान में मूव करेंगी, और इसका नाम उन्होंने एग्रीमेंट का नाम जो है वो स्नेक रख दिया। लेकिन इस स्नेक को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफरेंट कंट्रीज ने उससे विदड्रॉ कर लिया। फिर एक और सिस्टम आया, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम, वो भी उसके में भी इन्होंने कोशिश की 79 के अंदर, लेकिन फिर अगेन इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज दैट, और देन द मैक्सिकन पेसोस बैक टू द यूएस डॉलर इन 1994. Now the currency boards. What are the currency boards? A currency board is a system for pegging the value of a local currency to some other specified currency. Currency board का मतलब यह है कि इसके अंदर हम एक करेंसी को की वैल्यू को, लोकल करेंसी को किसी दूसरे स्पेसिफाइड करेंसी के साथ लिंक अप करते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड करेंसी बोर्ड। ठीक है, तो हमने 4 जो सिस्टम्स थे वो पढ़ लिए। दैट वाज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, देन मैनेज फ्लोट सिस्टम एंड द पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब जो हम पढ़े हैं दैट इज अबाउट द करेंसी बोर्ड्स। सो द करेंसी बोर्ड्स आर द करेंसी बोर्ड इज अ सिस्टम फॉर पेगिंग द वैल्यू ऑफ द लोकल करेंसी to some other specified currency. Example, किसी करेंसी को आप यूएस डॉलर के साथ लिंक करें, then 8.75 सल्वाडोर कॉलिंस इज इक्वल टू यूएस डॉलर 1 2000 के अंदर। A board can stabilize a currency's value. बोर्ड जो है वो किसी भी करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज कर सकता है, and it is effective only if the investors believe that it will last. और ये effective उस वक्त होता है जब investors को ये यकीन हो कि that is going to continue for a certain time period. क्योंकि करेंसी बोर्ड में जब आपने पैक कर दिया अपनी करेंसी को किसी एक दूसरी करेंसी के साथ, then you need to get the surety that this is going to continue. और investors को उसी वक्त ज़्यादा they are going to believe in that when they know that is going to be a continuous practice. जब उनको ये पता हो कि that is going to exist for a while. Local interest rates must be aligned with the interest rate of the currency to which the local currency is tied. अच्छा देखें, जब हमने अपनी करेंसी को टाई अप कर दिया या पैक कर दिया टू सम अदर करेंसी, तो फिर अब उसके लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी टाई अप करें विद दैट लोकल करेंसी जिसके साथ आपने पैक किया। ठीक है ना? क्यों ऐसा क्यों होता है? देखें, उसमें अगर उसके अंदर रिस्क आएगा तो आपने उस रिस्क को एडजस्ट करना है ना अपने उसके साथ। अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो यू आर आल्सो गोइंग टू चेंज योर ओन वैल्यू। अगर बेस वैल्यू चेंज होती है उस करेंसी की तो आपको भी चेंज करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं तो आपको भी उसके इंटरेस्ट रेट्स चेंज करने पड़ेंगे। सो दिस इज अबाउट द करेंसी बोर्ड्स। एग्जाम्पल, when Indonesia was experiencing financial problems during 1997 to 1998 Asian crisis, businesses and investors sold the local currency रुपया because of the expectations that it would weaken further. जब एशियन क्राइसिस आया जिसका हमने जिक्र किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के दौरान, तो लोगों ने रुपये को बेचना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन कि ये फ्यूचर में और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। सच एक्शंस परपेचुएटेड द वीकनेस। इन एक्शंस की वजह से ये हुआ कि वो फर्दर और ज्यादा सेल करते गए, उसकी सप्लाई बढ़ती गई तो और ज्यादा वो वीक होता गया। एज द एक्सचेंज ऑफ द रुपया फॉर अदर करेंसीज प्लेस्ड मोर अपवर्ड प्रेशर ऑन द वैल्यू ऑफ रुपया, इंडोनेशिया कंसिडर्ड इम्प्लीमेंटिंग अ
करेंसी बोर्ड टू स्टेबलाइज इट्स करेंसी। उस वक्त इंडोनेशिया ने ये फैसला किया कि दे आर गोइंग टू स्टैब्लिश द करेंसी बोर्ड, दैट दे आर गोइंग टू टाई अप और दी peg their currency with some other strong currency and discourage the flow of funds out of the country। देखें, जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, जैसे कि मैं आपको ये क्राइसिस वाला सिचुएशन बता रही हूँ, तो कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा होने लगता है। लाइक लोग जो है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहां से निकालना शुरू कर देते हैं, दे आर गोइंग टू सेल आउट, और उसकी वजह से और ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है करेंसी के ऊपर, और वो और भी ज्यादा वीक होती है, उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाती है और उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। इंडोनेशिया कंसिडर्ड इम्प्लीमेंटिंग अ करेंसी बोर्ड। उस वक्त इंडोनेशिया ने करेंसी बोर्ड को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा, टू स्टेबलाइज इट्स करेंसी एंड डिस्करेज द फ्लो ऑफ फंड्स आउट ऑफ द कंट्री। Businesses and investors had no confidence in the Indonesian government's ability to maintain a fixed exchange rate। इन्वेस्टर्स को और बिजनेसेस को उस वक्त बिल्कुल भी उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था दैट दे वुड बी एबल टू हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। However, they feared that economic pressure would ultimately lead to the decline in the rupiah's value. Thus, Indonesian government did not implement a currency board। देखिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, जब क्राइसिस होते हैं, तो बाकी तो सब चीजें एक साइड पे, लेकिन यू नीड टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस, क्योंकि इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस आप पे कॉन्फिडेंट नहीं होंगे इफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज वीकेंड, और आप फिर कैपिटल आउटफ्लो को रोक नहीं सकते, क्योंकि बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स जो वो हमेशा यही एंटिसिपेट करेंगे कि इससे ज्यादा भी सिचुएशन वर्स ऑफ हो सकती है। जैसे मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊं, जैसे कि हमारे अपने कंट्री के अंदर लास्ट 3-4 ईयर्स से जो टेररिस्ट अटैक्स होते आए और हमारे मुल्क की कंडीशन बहुत खराब थी, तो उस वक्त भी कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा हुआ, लोगों ने यहाँ से वाइंड अप करना शुरू कर दिया। दैट वाज दी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। उसके अंदर एनर्जी क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज्यादा एक जो आप कह लें कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बिल्कुल स्नब होके रह गया, खत्म होके रह गया बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस। टेररिस्ट अटैक्स और एनर्जी क्राइसिस दोनों ने ये रोल प्ले किया इन ऑर्डर टू वीकन द इकोनॉमी। समझ रहे हैं ना बात? और फिर इस तरह के मौके पे एफडीआईज को अट्रैक्ट करना या फिर इवन लोकल इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को ये कॉन्फिडेंस देना कि दे शुड स्टे इन देयर बिजनेस एंड दे शुड बी वर्किंग ऑन, ये बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको अभी इंडोनेशियन गवर्नमेंट की एग्जांपल दी है, तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के ऊपर लोगों ने उस एशियन क्राइसिस से जब रुपया की वैल्यू बहुत ज्यादा वीक होगी, लोगों ने और भी ज्यादा वीक की। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो अपना कैपिटल आउटफ्लो वहां से आउटफ्लो कर रहे थे, यानी अपना पैसा वहां से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते थे। उसकी वजह से ये होता है कि वो फर्दर वीक हो जाती है बजाय इसके कि वो स्ट्रांग हो। और फिर करेंसी बोर्ड्स भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि इट वुड वर्क स्मूथली इन द फ्यूचर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? सो वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉयिंग, आपको समझ आ रही होगी। ओके, इन 1991 एक और एग्जांपल, Argentina established a currency board that pegged the Argentina peso to the dollar. In 2002, Argentina was suffering from major economic problems and its government was unable to repay its debt. 2002 में अर्जेंटीना के ऊपर भी क्राइसिस आया, they were unable to pay its debt. Foreign investors and local investors began to transfer their funds to other countries. देखें, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी भी आपको कोट की कि हमारे कंट्री के अंदर भी कैपिटल आउटफ्लो क्यों ज्यादा हुआ। 2002 में ये भी इनके ऊपर भी क्राइसिस आया, दे वर अनेबल टू रीपे इट्स डेट। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एंड इवन द लोकल इन्वेस्टर्स दे ट्राई टू शिफ्ट देयर आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम दी टू अदर कंट्रीज बिकॉज दे फियर दैट देयर इन्वेस्टमेंट वुड अर्न सच पुअर रिटर्न्स। उनको पता था कि ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इसके रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे। दीज एक्शंस रिक्वायर्ड द एक्सचेंज ऑफ पैसोज into other currencies such as dollar and caused an expensive supply of pesos for sale in the foreign exchange market. The government could not maintain the exchange rate of 1 peso is equal to $1. Government जो है वो maintain नहीं कर सकी अपने exchange rate को, that was 1 peso is equal to $1. Because the supply of peso for sale exceeded the demand at that exchange rate, क्योंकि उसकी जो supply थी वो बढ़ गई as compared to the demand. In March 2002,
the government devalued the peso to 1 peso is equal to $0.71 अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यू किया इन मार्च 2002 में. Even at this new exchange rate, the supply of peso for the sale exceeded the demand, so the Argentine government decided to let the peso's value float in response to the market conditions rather than set the peso's value. तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि हम बजाय इसके कि हम उसको खुद फिक्स करें. एक दफ़ा डीवैल्यू करके देखा, असर नहीं हुआ. जब उन्होंने देखा कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो फिर उन्होंने उसको फ्री फ्लोटिंग सिस्टम पे छोड़ दिया कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो खुद ही उसको डिटरमिन करेंगी. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एग्जांपल्स हैं अबाउट द पैक्ड about the currency boards and the pegged के जो exchange rate system है उसके साथ की. So the local rates may include a risk premium. A currency that is pegged to another currency will have to move in the tandem with that currency against all other currencies. जिसके साथ आपने पैक किया है, टाई अप किया है, तो आपकी करेंसी को उस करेंसी के साथ ही मूव करना पड़ेगा. Now the concept of dollarization. Dollarization refers to the replacement of a foreign currency with a US dollar. यानी आप करेंसी की रिप्लेसमेंट कर दें with the foreign currency की रिप्लेसमेंट कर दें with the US dollar. That concept is called dollarization. Dollarization goes beyond a currency board as the country no longer has a local currency. अब देखें, कंट्री की अपनी लोकल करेंसी कोई नहीं होगी, अब उसकी जो करेंसी है वो डॉलर करेंसी होगी. लाइक फॉरेन करेंसी को रिप्लेस कर दिया गया विद द डॉलर करेंसी. सो द डॉलराइजेशन गोज बियॉन्ड अ करेंसी बोर्ड एज द कंट्री नो लॉन्गर हैज द लोकल करेंसी. फॉर एग्जांपल, यूकैडर इम्प्लीमेंटेड डॉलराइजेशन इन 2000. इन्होंने अपनी करेंसी के बजाय इन्होंने डॉलर को अडॉप्ट कर लिया, यानी डॉलर को ही एज देयर नेशनल करेंसी ले लिया. दैट इज कॉल्ड द डॉलराइजेशन कॉन्सेप्ट. यानी जब अपने मुल्क की कोई करेंसी ना हो तो आप किसी और करेंसी को, अगर आपने डॉलर ले लिया तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डॉलराइजेशन. अच्छा जी, अभी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स बता देंगे कौन से कंट्रीज के अंदर कौन से सिस्टम्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं. फ्लोटिंग रेट सिस्टम. फ्लोटिंग रेट सिस्टम एग्जिस्ट इन अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, हंगरी, इंडिया, इंडोनेशिया, इजराइल, जमैका, जापान, मैक्सिको, नॉर्वे, सिंगापुर, रशिया, रोमानिया, पोलैंड, पेरू, पराग्वे, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड वेनेजुएला. एंड पैक्ड रेट सिस्टम्स, बहामास, Barbados, Bermuda, China, Hong Kong, Saudi Arabia, and they are pegged to the US dollar system. They are pegged to the US dollar system और उसकी जो करेंसी का रेट है वो उसी के साथ, उसी से डिटरमिन होता है. A single European currency. In 1991, Maastricht Treaty called for a single European currency, the euro. इसका एवोल्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ. So by June 2000, the national currencies of 12 European countries had been withdrawn and replaced with the euro. Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, and Netherlands, Portugal, and Spain. So they have adopted the single euro currency. इसका जो symbol है वो आप देख सकते हैं at the right hand side of the slide. euro को हम इस तरह से लिखते हैं. Since then, more European countries have adopted or are planning to adopt the यूरो. उस वक्त से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज दे हैव अडॉप्टेड या फिर यह कि प्लान टू अडॉप्ट दी यूरो करेंसी. और अभी तक जो है वो यूके ने अडॉप्ट नहीं की क्योंकि यूके की करेंसी बहुत स्ट्रांग है एंड और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं. सो दे वुड नॉट लाइक टू हैव दिस यूरो करेंसी. मे बी दे वुड थिंक अबाउट इट बट इट्स नॉट श्योर. The Frankfurt based European Central Bank is responsible for setting European monetary policy, which is now consolidated because of the single money supply. और single money supply कौन सी है? That is for the euro currency. Each participating country can still rely on its own fiscal policy, tax and government expenditure decision to help solve its local economic problem. दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी सप्लाई पॉलिसी इज कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ मनी. वो तो आपकी रिस्ट्रिक्ट होगी बिकॉज ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ द यूरो करेंसी.
लेकिन जो फिजिकल पॉलिसी है दैट इज रिलेटेड विद द टैक्स एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिसीजन दैट इज स्टिल प्रिवेलिंग इन ऑल द रेस्ट ऑफ ऑल द अदर कंट्रीज एंड दे कैन हेल्प टू सॉल्व इट्स लोकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ आ रही है मेरी बात? तो लोकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो उनकी फिजिकल और जो टैक्स एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स डिसीजंस हैं वो उसी तरह से एग्जिस्ट करते हैं। Within the Eurozone, there is neither exchange rate risk nor the foreign exchange transaction cost. जब आप यूरोजोन की बात करते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले भी इसका जिक्र किया था, एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? आप बता दें मुझे। यस, आप बताएंगे। वेरी गुड। एक्सचेंज रेट रिस्क क्यों नहीं है? इस वजह से बिकॉज एक्सचेंज रेट ही डिफरेंट नहीं है, तो एक्सचेंज रेट रिस्क कहाँ से आ गया? एक्सचेंज रेट अगर आप पोर्चुगल और स्पेन का एक ही एक्सचेंज उनकी करेंसी है तो दरमियान में एक्सचेंज रेट रिस्क कहाँ से आया? नहीं होगा ना। एक्सचेंज रेट रिस्क तो उस वक्त होता है जब एक कंट्री के अंदर करेंसी और हो और दूसरे कंट्री के अंदर करेंसी और हो, और फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं है। अगर मैंने एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर कोई ट्रेड करनी है, कोई इम्पोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो आई एम नॉट वरिड कि मेरी इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज रेट रिस्क की वजह से मुझे ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे या कम पैसे पे करने पड़ेंगे। मुझे उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे जिससे मैंने लिया। या आप ये ऐसे ही समझ लें, हम यूएस से कोई चीज मंगवा लें और वो रुपी में हो, वो हमें रुपी में दे दें, तो वी आर नॉट वरिड कि वो डॉलर का रुपी के साथ क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है। समझ आ रहा है ना? तो अगर यूएस की अगर करेंसी जो है वो रुपी हो जाए और हमारे करेंसी के साथ, तो हमें कोई वरी नहीं होगी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना? क्या ऐसा कभी हो सकता है? This means more comparable products pricing and encourages more cross-border trade and capital flows. So it means that there are going to be more comparable product pricing. ज़ाहिर competition tough हो जाएगा, उससे competitive और जो consumers को ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के products and services मिलेंगी क्योंकि competition enhance हो गया। जब भी competition enhance होता है तो consumers को फायदा होता है। क्यों? कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहेंस मिलती है और एट कंपैरेटिवली लोअर प्राइसेस। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? मोबाइल फोन्स आप सब यूज करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम्स यूज करते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ थोड़े अरसे पहले की, ज्यादा हम पीछे नहीं जाते, अगर हम सिर्फ 5-6 साल पीछे चले जाएं तो दी मोबाइल फोन और सेलुलर फोन यूजेज वाज क्वाइट एक्सपेंसिव और उसके ऊपर इंटरनेट भी नहीं होता था। मोबाइल फोन हैंडसेट में इतने ज्यादा फीचर्स भी नहीं होते थे, वो जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसको सपोर्ट भी नहीं करते थे। अभी आप देखें कि वी हैव वैरायटी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज ऑन ऑल दी सेलुलर नेटवर्क, और इवन वी कैन पे द यूटिलिटी बिल्स एंड वी कैन डू अ लॉट। इंटरनेट है उसके ऊपर, और फिर आपकी जो सोशल आपका मार्केटिंग है, ये सोशल मीडिया है, उसको देखें आप। वी हैव सो मेनी स्काइप, ट्विटर एंड आपकी फेसबुक, एंड देन टेलीफोन जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं उन्होंने अपने कितने ज्यादा सिस्टम्स निकाले हैं जिसकी वजह से आपको इनहेंसिबिलिटी या प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी इंप्रूव कर गया कि दैट यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड। इवन जब हम भी अपने चाइल्डहुड की बात करते हैं तो दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल टू अस, लेकिन अगर हम आजकल के दौर के बच्चों की बात करते हैं तो उनको बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी की चीजें एट अ कंपैरेटिवली वेरी वेरी लोअर प्राइसेस अवेलेबल हैं, just because of the reason that they are available now. आप इंटरनेट कनेक्शन को ही देख लें। इंटरनेट कनेक्शन इससे पहले क्या होता था? हमारे मुल्क में सिर्फ एक PTCL वाले देते होते थे, DSL देते थे, that was perhaps the best network. उसके बाद Evo sticks आ गई, they were comparatively expensive। और आप देखें कि we have Wi-Fi everywhere। किसी होटल में चले जाएं, कहीं खाना खाने चले जाएं, डाइन आउट करने चले जाएं, एंटरटेनमेंट के लिए यू कैन ब्राउज और आप बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं, and you always update your statuses on the Facebook. Yes, we all do that. ठीक है ना? तो comparable products आएंगे that encourage more cross-border trades and capital flows. It will also be easier to conduct and compare valuations of the firm across the participating European countries. The interest rates offered on government securities will have to be similar across the participating European countries. अच्छा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर आपने इंटरेस्ट रेट्स ऑफर किए हैं, सिंस इट इज ऑन द सेम करेंसी सो दैट हैव टू बी इक्वल, वो एक जैसे होने चाहिए। विल हैव टू बी सिमिलर, वो एक जैसे होने चाहिए अक्रॉस द पार्टिसिपेटिंग यूरोपियन कंट्रीज। जो यूरोपियन कंट्रीज उसका पार्ट हैं
वो सब एक ही तरह के इंटरेस्ट रेट्स को भी फॉलो करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर पैक्ट भी हो किसी से तो तब भी आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी सिमिलर रखने की कोशिश करते हैं कि जिस करेंसी के साथ आपने अपनी करेंसी को टाई अप किया हुआ है, पैक किया है, तो आप अपना इंटरेस्ट रेट भी उसी कंट्री के इंटरेस्ट रेट के मुताबिक चेंज करें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इसी तरह जो यूरो करेंसी है उसमें भी द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल हैव टू बी सिमिलर अक्रॉस द पार्टिसिपेटिंग यूरोपियन कंट्रीज। Stock and bond prices will also be more comparable and there should be more cross border investing. इसी तरह जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हमारे पास स्टॉक्स आ जाते हैं एंड बॉन्ड प्राइसेस आ जाती हैं, दे विल आल्सो बी मोर कंपेरेबल, वो भी कंपेरेबल होंगे, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं दे आर इवन मोर कंपेरेबल एंड देयर शुड बी मोर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग, और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग भी ज्यादा होगी। However, non-European investors may not achieve as much diversification as in the past. लेकिन जो non-European investors हैं उनके लिए ये एक जो disadvantage आ गया वो ये है कि they will not have as much diversification as they used to be in the past. Diversification का मतलब ये है कि we are putting many different types of securities which are promising different kinds of returns on that in our portfolio. तो जब इतने 11-12 कंट्रीज ने एक ही करेंसी को अडॉप्ट कर लिया तो अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि हम सिर्फ यूरो करेंसी को अपने पोर्टफोलियो में डालें। तो डाइवर्सिटी जो थी पहले, जो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था विच वी वांटेड टू अचीव इन ऑर्डर टू मिनिमाइज आवर रिस्क, वो कम हो गया या वो खत्म हो गया। इन फैक्ट वो खत्म हो गया। क्यों? डाइवर्सिफिकेशन से आप हमेशा अपने रिस्क को कम कर लेते हैं। कैसे? डाइवर्सिफिकेशन से हमें ये फायदा होता है कि अगर एक सिक्योरिटी का रिस्क ज्यादा है तो दूसरी सिक्योरिटी का रिस्क कम है, तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। इसी तरह अगर एक करेंसी की वैल्यू ज्यादा थी उस वक्त में तो दूसरी करेंसी की वैल्यू उसको ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट करती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब यूरो करेंसी है तो डाइवर्सिफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होकर रह गया। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो रूम फॉर दी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का कोई हमारे पास रूम ही बाकी नहीं रहा। So this graph represents the status report on the euro, US dollar per euro, pound per euro and yen per euro and Swiss franc per euro. जो पिंक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है that gives you the pattern of the Swiss franc per euro और this is the pattern। यहाँ पे आपको years given है from 1999 to 2004 तक के। जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है that is giving you the exchange rate of येन टू यूरो एंड जो आपको डार्क ब्लू लाइन नजर आ रही है दैट इज गिविंग यू द कंपैरिजन ऑफ यूएस डॉलर पर यूरो, और जो पाउंड की है दैट इज द ब्लू लाइन दैट इज द पाउंड पर यूरो, ये आपको दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विस फ्रैंक की वैल्यू सबसे ज्यादा थी एंड इट हैज गॉट द मोर कंसिस्टेंट पैटर्न एज कम्पेयर टू द यूएस डॉलर पर यूरो एंड द येन पर यूरो। शुरू में इसकी ज्यादा थी एक्सचेंज रेट और फिर डिक्लाइन हुआ, अगेन इट वेंट अप। यूएस का और येन का तकरीबन सिमिलर है, जबकि पाउंड एंड स्विस फ्रैंक दे लाई एट द अपोजिट कॉन्टिनेंट। स्विस फ्रैंक की वैल्यू सबसे ज्यादा थी एज कम्पेयर टू पर यूरो एज कम्पेयर टू द पाउंड पर यूरो एंड यू कैन सी दीज पैटर्न्स ऑन द ग्राफ क्लियर। सॉरी, वीक यूरो ड्यू पार्टली टू द कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम द यूरोप। तो यूरो वीक क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दी कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम द यूरोप। जब भी कैपिटल आउटफ्लो होगा करेंसी आपकी वीक हो जाएगी। तो यहाँ देखें कि कैपिटल आउटफ्लो हुआ यूरोप से तो इट हैज वीकेंड द यूरो करेंसी। रिलेटिवली हाई यूरोपियन इंटरेस्ट रेट्स अट्रैक्टेड कैपिटल इनफ्लो, लेकिन उसके मुकाबले में आफ्टर सम टाइम ये हुआ कि हाई इंटरेस्ट रेट्स दे अट्रैक्टेड द कैपिटल इनफ्लोज, ताकि लोगों ने वहां पे दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू किया। गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ईच कंट्री हैज अ सेंट्रल बैंक that may intervene in the foreign exchange market to control its currency value. हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है that may intervene in the foreign exchange market to control its currency value. हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। A central bank may also attempt to control the money supply growth in its country. In the US, the Federal Reserve System is the central bank. हमारे पास स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको बताया। सेंट्रल बैंक्स मैनेज एक्सचेंज रेट क्यों करते हैं? टू स्मूथ एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, टू एस्टेब्लिश इम्प्लिसिट एक्सचेंज रेट बाउंड्रीज एंड टू रिस्पॉन्ड टू द टेम्परेरी डिस्टर्बेंसेस।
Often intervention is overwhelmed by the market forces. However, currency movement may be even more volatile in the absence of intervention. अगर intervention ना हो तो students research ये कहती है या experiences ये कहते हैं कि volatility और भी ज़्यादा हो जाती है in the absence of these interventions. So, direct intervention refers to the exchange of currencies that central bank holds as reserve for other currencies in the foreign exchange market. So, the direct intervention का मतलब ये है कि it refers to the exchange of currencies that the central bank holds as reserves. अपने जो reserves हैं उसको निकालता है for the other currencies in the foreign exchange market में. Direct intervention is usually most effective when there is coordinated effort among central banks and when the central banks have high levels of reserves that they can use. मतलब ये उस वक्त effective होती है जब central banks के पास huge value of reserves available हैं and they can intervene. और बाकी central banks के साथ भी उनकी coordination अच्छी है. When a central bank intervenes in the foreign exchange market without adjusting for the change in the money supply, it is said to engage in the non-sterilized intervention. जब वो without adjusting for the changes in the money supply करता है तो हम उसको कहते हैं non-sterilized intervention. In a sterilized intervention, the central bank simultaneously engages in offsetting transaction in the treasury securities market to maintain the money supply. Some speculators attempt to determine when the central bank is intervening directly and the extent of the intervention in order to capitalize on the anticipated result of intervention efforts. So, central banks can also engage in the indirect intervention by influencing the factors that determine the value of currency, inflation, interest rates, इनकम लेवल, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड एक्सपेक्टेशन. तो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन भी कर सकती है सेंट्रल बैंक के थ्रू बाय इन्फ्लुएंसिंग दीज फैक्टर्स जो कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन, इनकम लेवल एटसेट्रा. फॉर एग्जांपल, द फेड मे अटेम्प्ट, फेड इज बेसिकली द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, may attempt to increase interest rate and hence boost the dollar's value by reducing the US money supply. वो अपने interest rates को enhance भी कर सकता है by reducing the US money supply. Some governments may also have foreign exchange control such as restriction on the currency exchanges as a form of indirect intervention. Exchange rate target zone. Target zones have been suggested for reducing the exchange rate volatility. हम जोन एक सेट कर देते हैं जो कि वोलेटिलिटी को इफेक्ट ना कर सके. An initial exchange rate will be established with specific boundaries. Ideally, the rates will be able to adjust to economic factors without causing fear in the financial markets and wide swing in international trade. The actual result may be a system no different from that exists today. Interventions as a policy tool. Like tax laws and money supply, the exchange rate is a tool that a government can use to achieve its desired economic objectives. तो सिर्फ टैक्स लॉज या मनी सप्लाई के थ्रू नहीं बल्कि एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू भी आप अपनी कंट्री की डिजायर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. अ वीक होम करेंसी में स्टिमुलेट फॉरेन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स एंड हैंस रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एट होम. तो उससे आपकी प्रोडक्ट्स की जब भी करेंसी वीक है तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बाहर के मुल्क में ज़्यादा होगी और हैंस रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एट होम. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे क्योंकि डिमांड प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होगी. हाउएवर इट कैन ऑल्सो लीड टू हायर इन्फ्लेशन. लेकिन उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी तो बाइंग पावर भी कम हो जाएगी. अ स्ट्रॉन्ग करेंसी में क्योर हाई इन्फ्लेशन सिंस इट इंटेंसिफाइज फॉरेन कंपटीशन एंड फोर्सेस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम इंक्रीजिंग प्राइसेस. अच्छा, हाई इन्फ्लेशन का फायदा ये होता है कि आप अपनी चीज़ों की प्राइसेस को इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकते, इन्फ्लेशन नहीं होगी. हाउएवर इट मे आल्सो लीड टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट. लेकिन उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड इट. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.